नमस्कार। सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था वो था ब्यूरोक्रेसी, मीनिंग एंड टाइप्स, यानी नौकरशाही, उसके अर्थ और प्रकार। तो नौकरशाही का अर्थ क्या है और इस कितने टाइप्स की होती है, इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज ये उसी के संदर्भ में है। अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर, यानी नौकरशाही में मैक्स वेबर का योगदान क्या है। कोर्स कोड की बात करें तो यूजीपीए 101 आपका जो पहला पेपर है, यूजीपीए 101 आपका सेमेस्टर 1 के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत आज ये आखिरी इकाई है, यूनिट 15 यानी 15वीं इकाई है। इस लेक्चर के बाद आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा और हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर, अब इसमें आपके पाठ्यक्रम में मैक्स वेबर का योगदान करके इसका टाइटल है और आप इसे ब्यूरोक्रेसी के सेंस में ही समझिएगा। मैक्स वेबर का योगदान नौकरशाही में क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जब हम नौकरशाही की बात करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आपको मिल जाएगी। उसमें 1 by 1 यूजीपीए 101 के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने नौकरशाही की बात की थी। नौकरशाही जब भी हम शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले नकारात्मक छवि हमारे मन में उभरती है। प्रशासनिक संगठन की एक नकारात्मक छवि, यानी कि नौकरशाह है वो। और जब हम लोक सेवा की बात करते हैं तो एक सकारात्मक छवि उभरती है। तो नौकरशाही को हम अधिकतर नकारात्मक अर्थों में ही लेते हैं। डिटेल में आप लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था। जब नौकरशाही की बात करते हैं तो मैक्स वेबर का नाम आता है और मैक्स वेबर को प्रायः नौकरशाही का पर्यायवाची ही समझ लिया गया है, क्योंकि वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है उसके बाद किसी ने इतना अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, कोई भी इसमें सक्षम नहीं हो पाया। तो नौकरशाही, मैक्स वेबर को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब मैक्स वेबर ने नौकरशाही का अपना सिद्धांत दिया था, उसके बारे में विश्लेषण किया था, उस समय जो टाइम पीरियड है, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर के बारे में, तो उस टाइम पीरियड में क्या था, नौकरशाही में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और ये बहुत ही घृणित हो चुकी थी। बहुत घृणा की दृष्टि से नौकरशाही को देखा जाता था। भाई भतीजावाद था। भाई भतीजावाद का अर्थ होता है कि जो नियुक्तियां हैं वो मनमाने ढंग से अपने संबंधियों को उस रूप में नियुक्त कर लेना, यानी अपने संबंधियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना ही भाई भतीजावाद होता है। और फिर करप्शन होता है। तो इन सबसे अलग मैक्स वेबर के जो विचार हैं नौकरशाही के संदर्भ में, वो बहुत सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। नौकरशाही को मैक्स वेबर ने एक कुशल संगठन, कुशल लोगों का संगठन माना है। हालांकि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उसका विश्लेषण किया है, उसके फीचर्स बताए हैं, जो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी अक्सर बात की है कि जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो जिसने भी वो थ्योरी दी है, जिसने उसका प्रतिपादन किया है, उस विचारक के लाइफ के बारे में, उसकी राइटिंग्स के बारे में, यानी उसका जीवन कैसा था, उसका टाइम पीरियड क्या था और उसने कैसे कैसे लेख लिखे हैं या उसकी पुस्तकें किस बारे में, इस बारे में हमें जान लेना आवश्यक होता है। तभी हम उनके विचारों को, उनकी थ्योरी को ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो मैक्स वेबर की लाइफ एंड वर्क्स को हम बहुत ही संक्षेप में देख लेते हैं। पहले तो टाइम पीरियड की बात करें तो मैक्स वेबर का जो टाइम पीरियड था वो 1864 से 1920 के बीच का था और यह एक जर्मन समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, बट मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने जो बातें की हैं, जो उनका नौकरशाही का सिद्धांत है, वो हम लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैक्स वेबर वॉज बोर्न इन वेस्टर्न जर्मनी। ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ heidelberg। उन्होंने लॉ की स्टडी की थी। ही ऑल्सो मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन अ वेस्ट जर्मन टेक्सटाइल मिल। ये उन्होंने एक स्पेशल स्टडी की थी। ही स्टडीड मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल स्टडीज। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशंस ऑफ जर्मनी ऑफ हिज टाइम। जर्मनी में जो इनके टाइम पीरियड में सोशल कंडीशंस थी, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया और इसका भी मैक्स वेबर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। He wrote a number of papers on law
and social, political and economic factors prevalent during that time. His major writings were, अब उनकी कौन कौन सी मेजर राइटिंग्स हैं, बुक्स हैं, तो फर्स्ट वन इज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी 1904 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस 1920 एंड लास्ट वन इज जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी 1920 में ही दी गई है। तो जो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक है, इसी पुस्तक में मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। इसी पुस्तक में मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार की नौकरशाही की चर्चा की है और बात की है। आदर्श प्रकार की नौकरशाही, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, या हम जैसे किसी चीज़ को आदर्श मान लेते हैं, तो मैक्स वेबर ने कहा एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही ऐसी ही होनी चाहिए या हो सकती है। तो किस प्रकार की इनकी आदर्श नौकरशाही है, इसको हम देख लेते हैं। मैक्स वेबर ऑन अथॉरिटी, मैक्स वेबर के नौकरशाही से संबंधित विचारों को पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले हम मैक्स वेबर के प्राधिकार या सत्ता के संदर्भ में क्या विचार थे, इसको भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार भी बताए हैं और मैक्स वेबर ने सत्ता को शक्ति से अलग किया है, यानी सत्ता और शक्ति में इन्होंने अंतर किया है। क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अथॉरिटी इज स्टेट ऑफ रियलिटी वेयर अ पर्सन विलिंगली कंप्लाइज with legitimate commands or orders because he considers that a person by virtue of his position could issue orders to him। देखिए, जब शक्ति की बात करते हैं और प्राधिकार की बात करते हैं, तो शक्ति का अर्थ होता है कि अपने आदेश को मनवाना बलपूर्वक। जैसे हम अपने अधीनस्थ हैं या हमारे जो अंडर में काम कर रहे हैं, हमारा आदेश का पालन वो क्यों करेंगे? या तो हमसे वो डरेंगे तभी करेंगे ऑब्वियसली। तो अपनी बात या अपना काम करवाने की जो कला होती है, जो बलपूर्वक हम अपना काम करा सकते हैं किसी से, उसी सामर्थ्य को हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति ऐसा नहीं कि प्राधिकार में शक्ति नहीं है, जिस अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर करते हैं वहाँ भी शक्ति है, लेकिन वो विधिक शक्ति है। विधि के साथ लेजिटिमेसी वहाँ पे आ जाती है, वो विधि संगत प्राधिकार है। जब शक्ति के साथ साथ एक लीगल शब्द जुड़ जाता है, यानी वो शक्ति कानूनी है, कानूनन उसको सहमति मिली है, लोगों की सहमति से ऐसा आदेश दिया जा रहा है जो लोग पालन करने के लिए बाध्य हैं, तो उसको ही हम अथॉरिटी यानी प्राधिकार कहते हैं। अब यहाँ पर सहमति आ गई। जैसे कोई किसी का आदेश क्यों मानेगा जब तक उसमें उसकी सहमति नहीं, तो अपनी सहमति से ही लोग आदेश का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ये लीगल शब्द ऐड होगा, यानी कि कानूनी प्राधिकार। तो जब शक्ति को कानून का रूप मिल जाता है, उसके साथ एक कानून शब्द जुड़ जाता है, कानूनी शक्ति है, यानी उसको सहमति मिली हुई है आदेश देने की, तो वो प्राधिकार बन जाता है। तो शक्ति दोनों ही जगह है, अंतर इतना है यहाँ पे लेजिटिमेसी है। अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर इज फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट पावर। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गई, लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी क्या है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग? लेजिटिमेट पावर, यानी कानून के साथ शक्ति। शक्ति तो है बट वो लेजिटिमेट पावर है। पावर दैट इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट इन सोसाइटी। वेबर आइडेंटिफाइज 3 सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी। अब कौन कौन से सोर्सेज बताए हैं मैक्स वेबर ने, कौन कौन से टाइप्स बताए अथॉरिटी के? तो ट्रेडिशन, rationality and effective or charisma, and on the basis of these he developed 3 pure types of ideal types of authority। तो इन 3 जो लेजिटिमेसी के सोर्स हैं, इन्हीं के आधार पर मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के 3 टाइप्स बताते हैं, उनको हम आज देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी परंपरागत सत्ता या परंपरागत प्राधिकार। अब इसमें क्या है? इट इज दैट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी दैट स्टेम्स आउट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशल एक्शन अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज। अ लीडर कम्स टू पावर बिकॉज हिज फैमिली और क्लैन हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू द ग्रुप्स लीडरशिप। परंपरागत सत्ता होती है जो विश्वास और मूल्यों पर आधारित होती है। जैसे कोई आनुवंशिक तरीके से शासन करता चला आता है, जैसे कोई राजा है तो लोगों की आस्था उसमें हो जाती है, विश्वास हो जाता है कि ये हमारे हित में काम करेगा।
और लोग इस आधार पर भी उसको उसके आदेश का पालन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ग्रैंडफादर थे या हमारे फादर थे, इनका कहना मानते आए, आदेश का पालन करते आए हैं, तो हमारी भी आस्था इनके प्रति होनी चाहिए। तो उस प्रकार से जैसे राजा है, उसका पुत्र है और उनका आनुवंशिक जो है चला आता है प्राधिकार, तो उसका पालन करने के लिए लोग बाध्य होते हैं, उनका विश्वास होता है, लोगों की आस्था होती है। तो ये एक पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी का टाइप्स हो गया। ट्रेडिशनल टाइप्स की जो अथॉरिटी होती है जो विश्वास और मूल्यों पर आधारित है। और नेक्स्ट वन इज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई प्राधिकार के अंतर्गत मैक्स वेबर ने कहा है कि ये व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। जैसे व्यक्ति के अपने कुछ गुण होते हैं, उस आधार पे लोग उसकी बात मानने को तैयार होते हैं, उसके आदेश का पालन करने को बाध्य होते हैं। लेकिन ये बहुत अधिक स्टेबल नहीं रहती है। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, इस प्राधिकार का एग्जिस्टेंस रहता है, अस्तित्व बना रहता है। जैसे ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो प्राधिकार खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका उतना असर नहीं रहता है। अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो हम महात्मा गांधी का ले सकते हैं एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला का ले सकते हैं। निगेटिव सेंस में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो लोग उनके अनुयायी, फॉलोअर बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा ही उनके फॉलोअर करने लगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी विधिक प्राधिकार नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, ये मात्र करिश्मा के आधार पर है। कुछ चमत्कारिक शक्ति का लोग दावा करते हैं कि हम चमत्कार कर देंगे, हमारे कहने से ऐसा होगा, तो लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और एक तरीके से हम अंधभक्त भी कह सकते हैं। यहाँ पे लोग वहाँ पे तर्क नहीं करते हैं, यहाँ पे रैशनैलिटी नहीं होती, तर्क वितर्क नहीं करते, उनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वो आंख बंद करके सिर्फ उसी की बात का विश्वास करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर इसमें क्या कहते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन हु एक्सरसाइजेस इट, इट करेस्पॉन्ड्स टू अफेक्टिव social action. This type of authority becomes more pronounced in times of crisis and turmoil when other types of authority seems to be failing and new forms of authority are needed. कभी कभी ये संकट के समय में भी ऐसी अथॉरिटी अपने आप से ही उत्पन्न हो जाती है, ऐसा प्राधिकार उत्पन्न हो जाता है कि कोई अचानक से संकट आ गया, उस संकट से हमें किसी ने उबार लिया और वो हमारा नेता हो गया। तो अब इसलिए हम उसकी बात को मानेंगे, उसके आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। तो करिश्मेटिक अथॉरिटी है। नेक्स्ट इसी में दिया है, इट सर्वाइव्स ओनली एज लॉन्ग एज द करिश्मेटिक लीडर लिव्स और द क्राइसिस लास्ट। ये तभी तक रहती है, जैसा मैंने अभी बताया, जब तक वो लीडर, वो नेता, वो चमत्कारिक जो व्यक्ति है करिश्मा दिखाने वाला, जब तक जीवित रहता है, या फिर जिस पर्टिकुलर क्राइसिस से उसने हमें निकाला है, वो क्राइसिस जब तक बना रहता है तभी तक लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे ही इस संकट से बाहर आते हैं, उसकी चमत्कारिक सत्ता का अंत हो जाता है। द थर्ड वन, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे मैक्स वेबर, लीगल रैशनल अथॉरिटी। अब इसमें लीगल रैशनल टर्म जुड़ गया है। दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन टोटल रैशनल एक्शन। ये तार्किक एक्शन पे, तार्किक जो निर्णय हैं उन पे आधारित होता है, उन कार्यों पर आधारित होता है। वेबर रोट अबाउट दिस कैटेगरी एज इट लीड्स टू दी वेबर रोट अबाउट दिस कैटेगरी एज इट लीड्स टू द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम। सबसे एफिशिएंट सिस्टम माना है मैक्स वेबर ने इसको, जो कि है लीगल रैशनल अथॉरिटी। दिस फॉर्म ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर डिजाइन टू बी इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड होती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। और वो रूल बनाए जाते हैं उनका इम्पर्सनल तरीके से, यानी अवैयक्तिक रूप से उनका पालन होता है कानूनों का। कोई भी उसमें व्यक्तिगत हित नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट किसी का नहीं रहता है। जैसे नियम कानून बनाए गए हैं वैसा ही जो उस पद पे होगा वो पालन करेगा, यानी कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। और इसको सबसे अच्छा बताया गया मैक्स वेबर द्वारा, और इसी को उन्होंने ब्यूरोक्रेसी माना है। अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है उसकी संकल्पना क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या कहती है और किस बारे में है, उसके फीचर्स क्या हैं।
वेवर नेवर डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी, कभी भी वेवर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया, कोई परिभाषा नहीं दी. ही ओनली डिस्क्राइब्ड इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहा है और जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं यानी मात्र नियुक्त जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका जो समूह है, उनका जो संगठन है, उसी को मैक्स वेबर नौकरशाही की संज्ञा देते हैं. और कोई डेफिनेशन आपको मैक्स वेबर ने नहीं बताई है, कहीं भी इनकी कोई परिभाषा आपको नहीं मिली. अब यहाँ पे अपॉइंटेड जो शब्द है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी इलेक्शन, जो भी चुन के आते हैं लोग, वो छोड़कर जितने लोग संगठन में कार्यरत हैं वो सब नौकरशाही के अंतर्गत आएंगे. इसमें हम केवल ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ये ना लगाएंगे जो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस हैं, बस यही आते हैं. इसमें जो भी जितने भी अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं किसी भी संगठन में, वो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आएंगे. ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Bureaucracy includes explicitly appointed officials only leaving out the elected ones. केवल और केवल जो इलेक्टेड छोड़ के, इलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं, इलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको छोड़ के जितने लोग भी अपॉइंटेड हैं, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है. तो ब्यूरोक्रेसी की जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं मैक्स वेबर में, उनकी भी हम बात कर लेते हैं. और एज इट इज़ ये नहीं है जैसे मैक्स वेबर ने कहीं ऐसे उल्लेख नहीं किया है. वी कैन आइडेंटिफाई सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. जो वेबेरियन मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, वहाँ से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बुक्स में आपको मिल जाएंगे और ये आपके समझ है. एक एक करके हम इसको समझते हैं. दे आर, द फर्स्ट वन इज इम्पर्सनल ऑर्डर. मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भी आदेश नौकरशाही के अंतर्गत किसी संगठन में अगर कोई आदेश दिया जाएगा तो वो इम्पर्सनल होगा. वहाँ पर कोई व्यक्तिगत आदेश किसी को नहीं दे सकता. यानी कि संगठन में जो भी व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठा है तो वो उस पद पे रह करके उस पद की वजह से वो आदेश देगा और लोग उसके आदेश को मानने के लिए इस वजह से बाध्य हैं क्योंकि वो उस पद पर बैठा हुआ, उस व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर के कोई उसके आदेश का पालन नहीं करेगा. तो जो भी आदेश दिए जाएंगे वो इम्पर्सनल होंगे. संगठन में व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, कोई किसी को पसंद कर सकता है, कोई किसी को नापसंद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत और मानवीयता के आधार पर आदेश नहीं दिए जाएंगे. सारे भी आदेश जिस प्रकार का वहाँ पर कार्य किया जा रहा है उस कार्य से संबंधित होने चाहिए और संगठन के जो उद्देश्य निर्धारित हैं उनकी प्राप्ति के लिए वहाँ पर उस प्रकार का ही आदेश दिया जा सकता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के हित में. तो जितने भी ऑर्डर होने चाहिए वो इम्पर्सनल होते हैं. सेकेंड इज रूल्स. रूल्स यानी नियम और कानून, रूल्स रेगुलेशन पर आधारित ही ब्यूरोक्रेसी संचालन करेगी अपने कार्यों का. कोई भी रूल्स के अगेंस्ट काम नहीं करेगा. तो वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से नियम बनाए जाते हैं और सभी लोग उनका पालन करने को बाध्य होते हैं. अगला है स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस. अब यहाँ पे क्षमता का जो क्षेत्र है यानी जो जिस प्रकार का कार्य कर सकता है, ये विशेषीकरण की बात करते हैं. जो जिस प्रकार के कार्य में पारंगत है उसको वही कार्य सौंपा जाए, यानी स्पेशलाइजेशन दे दिया, विभाजन कर दिया कार्यों का. ऐसा नहीं कोई भी कोई कार्य करेगा, जो जिस कार्य को करने में सक्षम है उसी को वह कार्य सौंपा जाए. तो स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस बना दिया, स्फेयर एक बना दिया गया. नेक्स्ट है हायरार्की. हायरार्की यानी पद सोपान. जब कोई संगठन होता है तो उसमें एक व्यवस्थित तरीके से एक हायरार्की होती है. पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें एक उच्चतर अधिकारी होता है, फिर उसके बाद निम्न अधिकारी होता है, उसके बाद उसके नीचे कुछ अधिकारी होते हैं, फिर उसके नीचे कार्य करने वाले होते हैं. तो एक सीढ़ी नुमा एक हायरार्की मेंटेन हो जाती, पद सोपान व्यवस्था होती है और उसी क्रम में लोग उन आदेशों का पालन करते हैं. यानी जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ को आदेश देता है. अधीनस्थ के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं वो उनके आदेश का पालन करेंगे. एक व्यक्ति डायरेक्ट सीधे मेन लीडर को रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, अपने जस्ट वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और उसी के आदेश का पालन करेगा. तो हायरार्की का होना बहुत ज़रूरी है नौकरशाही में, एक इसकी बहुत अच्छी विशेषता है. और उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रशासनिक संगठन में, प्रशासनिक जो संगठन के उद्देश्य हैं यानी जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सभी लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, या फिर जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, उनका सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उनको अलग नहीं किया जाएगा तो सब मिक्स हो जाएंगे और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। तो वहाँ पर व्यक्तिगत उद्देश्यों को बीच में न लाया जाए और पब्लिक जो एंड्स होते हैं, जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं जिसके लिए एक प्रशासनिक संगठन बनाया गया है, एक नौकरशाही बनाई गई है, वो क्लियर होना चाहिए कि ये संगठन के उद्देश्य है और इसमें ही इसकी प्राप्ति के लिए ही हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो भी कार्य होगा वो लिखित दस्तावेज पर आधारित होगा। यानी यहाँ पे मैक्स वेबर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, अगर कोई आदेश दे रहा है अपने अधीनस्थ को, तो रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और वो उसका एक कहीं अभिलेख बनाया जाए, उसको रिकॉर्ड में रखा जाए कि इस डेट में ये आदेश दिया गया जिसका पालन इस तरीके से किया गया। तो जो भी वहाँ पे कार्य होगा, जो भी कार्य का संचालन होगा वो रिटन फॉर्म में होगा, लिखित दस्तावेज में होगा, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। कभी भी फॉर्मल मतलब फॉर्मल होगा तो रिटन में होगा, कभी ओरली कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, तभी वो विधिक होगा जब वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा। और लास्ट है मोनोक्रेटिक टाइप। मोनोक्रेटिक टाइप का मतलब है कि नौकरशाही में जो जिस कार्य को कर रहा होगा वही करेगा, उसके अतिरिक्त और कार्य वो नहीं करेगा, और इस तरीके से एक एकाधिकार की व्यवस्था हो जाती है और जो संगठन में काम कर रहे होते हैं वो उसी क्षेत्र में, उसी के सराउंडिंग काम करते हैं। तो मोनोक्रेटिक टाइप्स है ब्यूरोक्रेसी का, ये लास्ट में हमने देखा। एंड ये कुछ विशेषताएं थी जो मैक्स वेबर ने बताई हैं। अब जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई थिंकर अपनी थ्योरी देता है, किसी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है, अपने सिद्धांत देता है, तो उसके बाद के जो या उसके समकालीन जो अन्य विचारक होते हैं वो उनके विचारों की आलोचना भी करते हैं। तो मैक्स वेबर भी इससे अछूते नहीं है, मैक्स वेबर के विचारों की भी आलोचना की गई है। कुछ मेन हम क्रिटिक देख लेते हैं कौन कौन सी आलोचना है मेन पॉइंट्स में। Robert Merton and other sociologists have questioned the rationality of Weber's model, saying that it is result in certain dysfunctional consequences. अब यहाँ पे आपको सारे नाम तो नहीं मिलेंगे, रॉबर्ट मर्टन है, सेल्जेनिक है, और भी बहुत से आपको नाम मिल जाएंगे बुक में। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स मैंने रखे हैं। तो इन लोगों ने मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है, उनका जो नौकरशाही का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है, कहा है डिसफंक्शनल रिजल्ट क्रिएट करता है, और जैसी आदर्श नौकरशाही मैक्स वेबर ने बताई है ये इन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप से ऐसी नौकरशाही संभव नहीं है। Merton says that the structure of the bureaucracy, especially its hierarchy and rules, can easily result in consequences which are detrimental to the attainment of objectives of an organization. जिस प्रकार की संरचना बनाई गई है नौकरशाही की मैक्स वेबर के द्वारा, जो हायरार्की है, जो रूल्स हैं, वो बहुत ही डिट्रीमेंटल टू अटेनमेंट, मतलब बहुत ही हार्मफुल है ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। जो संगठन के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी जिस प्रकार की संरचना, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मैक्स वेबर ने बनाया है। Both Merton and Selznick have shown that the structure of the formal organization described by Weber is insufficient as a description of how bureaucrats behave clearly brought out this limitation of Weber's bureaucracy. ये कहते हैं मर्टन और सेल्जेनिक कि जैसे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना की है, बताया है, एक्चुअल लाइफ में हम उनके व्यवहार को वैसा नहीं पाते हैं। नौकरशाह अपने अहंकार में होते, उन्हें अपने पद का अहंकार होता है और वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आती है। तो ये फीजिबल नहीं है किसी भी तरीके से जिस प्रकार की नौकरशाही मैक्स वेबर बताते हैं, ये इनसफिशिएंट है। क्रिटिक्स questioned Weber's claim of internal consistency of bureaucracy and its ability to attain maximum efficiency. Weber's model is also not relevant in the context of development administration. अब ये जो आलोचक हैं कहते हैं कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए रेलिवेंट नहीं है वेबर का मॉडल। स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रूल्स रिजल्ट इन डिले एंड इनएफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूल्स के प्रति जो स्ट्रिक्टनेस है
कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही कठिन नियम बना दिए जाते हैं, उनका पालन करना थोड़ा आसान नहीं होता है, एक्चुअल में वो कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वो पर्याप्त नहीं है और प्रशासन में वो जो है कुशलता नहीं होने देते हैं, प्रशासन जो है अकुशल हो जाता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। और इस पूरे लेक्चर के बाद अगर हम एक कंक्लूज़न की बात करें तो मैक्स वेबर के बाद उनके जितनी अच्छे विचार हैं नौकरशाही पर, उतने अच्छे विचार शायद ही नौकरशाही पर कोई विद्वान दे पाया हो या दे पाएगा भविष्य में। तो मैक्स वेबर की आलोचना भले ही की गई है कुछ पॉइंट्स को लेकर के, लेकिन इस प्रकार की नौकरशाही, इस प्रकार का नौकरशाही का सिद्धांत जो मैक्स वेबर ने दिया है पॉसिबल नहीं है बनाना। और आज भी आप देखते हैं जब किसी संगठन में आप जाते हैं तो जैसे मैक्स वेबर ने बताया है नौकरशाही को, वैसे ही नौकरशाही देखने को आपको मिलती है। हालांकि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं जो हमारे वर्तमान समय में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और असल मायने में जो जितने भी आलोचक हैं मैक्स वेबर के, इन्होंने मैक्स वेबर की नौकरशाही की आलोचना नहीं की है, बल्कि जो वर्तमान समय में या उनके टाइम पीरियड में नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो उनका काम करने का तरीका था, उसकी आलोचना की गई है। तो इसमें सुधार अवश्य किया जा सकता है, लेकिन मैक्स वेबर की नौकरशाही जो दिया है उसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और अगला हम जो शुरू करेंगे अपना नया पेपर, क्योंकि आज ही UGPA 101 का ये लास्ट लेक्चर था, तो उसमें हम किसी नए टॉपिक पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।